बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आर अकेडमी यूट्यूब चैनल फ़ैज़ मुश्ताक अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लेक्चर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 7 एक बड़े ही तरतीब से, बड़े ही स्मूथ वे से जारी है। आज के लेक्चर की ख़ास बात यह है कि अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइम चैप्टर्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को लर्न करना चाहते हैं सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स है, बैंक्ड कर्व्स हैं, वर्टिकल सर्कल है, तो आप डायरेक्ट बजाय सारी वीडियो देखने के उस चैप्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला पोर्शन आपके सामने प्ले हो जाएगा। मतलब अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स के शॉर्टकट्स को, टेक्निक्स को और फार्मूलाज़ को स्टडी करना है तो आप डायरेक्ट उस वाले टाइम चैप्टर के ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने वो प्ले हो जाएगा। आपको सारी वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने आप लोगों के लिए ये एक स्टेप उठाया है कि चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाए, टाइम चैप्टर्स को डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ पर जाकर आप अपनी मर्ज़ी के टॉपिक के मुतालिक जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मुतालिक जो हमारी डिस्कशन होती है उसको स्टडी कर सकें और एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए शॉर्टकट्स और स्ट्रेटजीज़ को सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करना है। हम इससे पहले वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी मोशन जिसमें कोई एक स्पेसिफिक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करती है, एक सर्टेन रेडियस के गिर्द मूव करती है, ऐसी मोशन को, बॉडी की इस तरह की मोशन को जिसमें वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे, हम ऐसी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की दो टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद ऐसी सर्कुलर मोशन है जिसमें एक बॉडी एक स्पेसिफिक पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, लेकिन उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। बॉडी के अंदर किसी किस्म का एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का सिफर हो जाएगा और बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट रहती है और वर्क डन बाय द बॉडी जो है वो ज़ीरो है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस तरह की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर आपने एग्जांपल कोट करनी है तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज़ एन गुड एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 5-6 एमसीक्यूज़ हमारे कवर हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसी होती है? एक ऐसी मोशन है जिसमें एक बॉडी अपने स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि जो उसकी एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रही है, वो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिंग है, चेंज होने वाली है। इसके साथ साथ उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स दैट कि अब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकता, एंगुलर एक्सेलरेशन अब चेंज हो रहा होगा और जो वर्क डन बाय द बॉडी है वो अब ज़ीरो नहीं है बल्कि उसकी भी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आप अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कांस्टेंट होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग। और इसके साथ साथ जो बॉडी की जो लीनियर स्पीड है, ऑब्वियसली अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो उसके लीनियर स्पीड की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है कि जैसे आपकी जो अर्थ है ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो मोशन ऑफ अर्थ जो है इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम चलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स को स्टडी करने में। जिस तरीके से लीनियर वेरिएबल्स को हमने देखा कि पोजीशन दरअसल हमें लोकेशन के बारे में बताती है किसी भी पॉइंट की, वैसे ही एंगुलर पोजीशन को भी हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं? लेट्स सपोज आपके पास ये एक रेफरेंस पॉइंट ओ है या एक रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन में एक बॉडी इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब ये जो उसकी मोशन है, हमें पता है कि बॉडी के फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का जो फासला है उसका वो रेडियस आर है। तो बॉडी रेडियस आर जितना सर्कुलर पॉइंट से फिक्स पॉइंट से रेडियस आर जितना दूर है और यहाँ पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब ड्यूरिंग दैट मोशन अगर हम किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वो टेंजेंट निकलेगी।
और यहाँ पे ये जो रेफरेंस लाइन के साथ बॉडी एक एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, जिसको हमने डिनोट कर दिया है। अब ये जो थीटा है ये किसके बराबर है? ये आर्क लेंथ के बराबर है, यानी कि रेफरेंस लाइन से अब बॉडी कहाँ पे चली गई है, ये चीज़। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें बॉडी के रेडियस के साथ तो हमें मिल जाती है थीटा की वैल्यू। तो जो थीटा होता है वो एस ओवर आर हो जाएगा और यहाँ से जो हम एस निकालेंगे वो आर थीटा आ जाएगा। और अगर बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है सर्कल के ऊपर, एक कंप्लीट चक्कर लगाती है, तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है और इसी चीज़ को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि बॉडी की एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज हो रही हो। ठीक है, स्पेसिफिक जगह पे ना हो बल्कि उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा हो। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर ली है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो बॉडी का पहले जो पोजीशन थी वो थीटा आई थी, जबकि बाद वाली पोजीशन उसकी थीटा एफ थी। अगर हम इन दोनों का चेंज ले लें तो बॉडी एंगुलर पोजीशन के अंदर अगर चेंज आ रहा हो तो हम इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी और इसका जो यूनिट है वो रेडियन है, और हम इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। कैसे राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे? आपने फिंगर्स को कर्ल करना है उस साइड पे जिस साइड पे रोटेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बॉडी ए से बी की जानिब रोटेट कर रही है, तो इट मीन दैट कि मेरी जो फिंगर्स हैं वो यू कर्ल होंगी। तो जो थंब है ये इंडिकेट करेगा उस चीज़ की डायरेक्शन को जिसको आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं। यानी इन दैट केस जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होगा वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस साइड के ऊपर होगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम पेपर्स के अंदर, वहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 फार्मूलाज को कोट किया है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वहाँ पे अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाना है तो उसका फार्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। इसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो उसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये वाला होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अल्फा टी। इसी तरीके से अगर वर्क डन हो रहा हो ड्यू टू रोटेशन और आपको निकालना पड़ जाए वहाँ पे थीटा, तो वो वाला फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक रिजिड बॉडी कितनी तेजी से, हाउ फास्ट अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, या बड़े सिंपल अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वक्त के लिहाज से जो तब्दीली है वो एंगुलर वेलोसिटी है, या रिजिड बॉडी कितनी तेजी से रोटेट कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो फार्मूला होता है वो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है और जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से हम रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा या v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये वाला रिलेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस किसी खास लम्हे के दौरान, इंस्टेंट ऑफ टाइम के दौरान भी हम बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उस मकसद के लिए हम टाइम के जो वो पीरियड होगा उसको इनफिनिटेसिमल स्मॉल कहेंगे। तो ये जो अप्रोचेस टू जीरो होगा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, और जो टाइम पीरियड अगर हमने निकालना पड़ जाए तो वो भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई आर ओवर ओमेगा। अब यहाँ पे भी कुछ जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मैंने फार्मूलाज डिस्कस किए, वैसे एंगुलर वेलोसिटी के फार्मूलाज दिए हुए हैं कि अगर बॉडी स्टार्ट कर रही हो रेस्ट पोजीशन से तो तब हम ये वाला फार्मूला लगा के एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। इसी तरीके से अगर हमें सेंटीपिटल फोर्स दे दी जाए और साथ में बॉडी का मास दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि आप बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दें, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। और अगर बॉडी का हमें एंगुलर मोमेंटम और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर दिया जाए, तो फिर अगर हमने निकालना हो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी तो उसका फार्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू एल ओवर आई। तो ये है जी एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन से मुराद है कि कोई भी जो रिजिड बॉडी है वो कितनी, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, यानी कि हाउ फास्ट ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी इज चेंजिंग इन अ सर्कुलर पाथ। या दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी।
अब जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, इसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन का भी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन है, और उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय आर। अब एक्सेलरेशन के भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अगर आपको टाइम नहीं दिया गया और आपको कहा जाए कि आप एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मोशन, उस सूरत में उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसका फार्मूला ये होगा। इसी तरीके से अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है और आपने बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो तब आप ये वाला फार्मूला निकालेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाए और साथ में टार्क दे दिया जाए, तो तब आप अगर बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये होगा। तो ये कुछ 4 फार्मूलाज हैं जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन के डिफरेंट फार्मूलाज लगाकर हम बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को सर्कुलर मोशन में रहने पर मजबूर करती है, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को नॉर्मल या स्ट्रेट लाइन पर मोशन के बजाय एक सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड करके रखती है। ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसको आप F के साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर C लगा के जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन होता है और उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दरअसल बॉडी का वो एक्सेलरेशन है जो कि बॉडी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाने पर मजबूर करेगा। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज जो है वो बॉडी को मजबूर करती है कि बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर है, और जो एक्सेलरेशन है ऑलवेज डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर बॉडी सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाए और स्ट्रेट लाइन में चली जाए, तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, और वहाँ पर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी होगी। हम यहाँ से अब एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल देते हैं एंगुलर मोशन के साथ, ठीक है, मैथमेटिक्स की मदद से। तो जो ए हमारे पास आता है वो v² डिवाइडेड बाय आर आ जाता है, और इस फार्मूला के अंदर जब हम v² आर की वैल्यू को पुट करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आ जाती है mv² ओवर आर या mr ओमेगा स्क्वायर। अब देखें आपके पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। हो सकता है आपसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन पूछ ले, हो सकता है आपसे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चनिंग करे, या पॉसिबल है कि आपसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेटेड कोई एक एमसीक्यूज पूछ ले जिसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और पीछे हमने जो एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला निकाला था यूजिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्सेप्ट, वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आपने अकॉर्डिंगली इसको किसी अच्छी बुक से स्टडी करना है, रेजनिक हेलिडे की बुक से स्टडी करना है और यूनिवर्सिटी फिजिक्स की बुक से स्टडी करना है, तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब एक टॉपिक है हमारा जो एफएससी के अंदर इंक्लूड नहीं होता लेकिन बीएससी के अंदर इंक्लूड होता है, और थोड़ा बहुत आपको मैट्रिक में भी हाउ नाउ दी जाती है, वो है कर्व्ड अनबैंक्ड रोड। सबसे पहले आपको कर्व्ड अनबैंक्ड रोड के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। दरअसल ये एक ऐसी कर्व होती है जो कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल पड़ी होती है, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई आउटर एज नहीं होता, ठीक है, यानी कि आउटर एज उठा हुआ नहीं होता, स्लाइटली हायर नहीं होता। तो कर्व्ड अनबैंक्ड रोड एक ऐसा रोड है जिसमें जो कर्व, अचानक अगर कर्व आ गई है रोड के ऊपर, तो वो जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल पड़ी हुई है। ऐसी सूरत में हम जो डील करते हैं क्वेश्चंस को, वो कर्व्ड अनबैंक्ड रोड के मुतालिक होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी ये गाड़ी है, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में आ रहे थे, अचानक से कर्व पाथ आया और वो एक अनबैंक था, तो गाड़ी जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो उसकी उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन को कुछ यूं होना चाहिए, जबकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो कुछ इस साइड के ऊपर एक्ट कर रही होगी। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये बॉडी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल आ जाएगी, और यहाँ पे हम mv² r को म्यू mg के इक्वल कर देंगे, और यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी हमारे पास अंडर रूट म्यू rg आ जाएगी। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड कहलाती है बॉडी की, ठीक है, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल है ऑन अ कर्व्ड रोड लेवल। अगर एक बॉडी है जो कि कर्व रोड के ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तब को जो रिएक्शन होगा वो इनर व्हील के ऊपर डिसअपेयर हो जाएगा,
और ये जो है ये ग्राउंड के ऊपर पहले आएगा। ये जो इनर व्हील है वो ग्राउंड के ऊपर, बॉडी का एक व्हील इनर होता है, एक आउटर व्हील होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड जो हमारी है वो कुछ इस तरीके से है, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ के ऊपर गौर करें कि ये ग्रेविटी हमारे पास कांस्टेंट होता है और ये जो फ्रिक्शनल कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली अंडर रूट आर के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारे पास मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होती है। अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन या इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबली लेस देन अंडर रूट आर जी होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। अगर वेलोसिटी इससे कम होगी तो आप सेफली ड्राइव कर जाएंगे, अदरवाइज आप स्किड कर सकते हैं। आप कर्व पाथ के अंदर बेंड होने के बजाय बॉडी के पास चांसेस हैं कि वो सीधी आगे को निकल सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो v लेस देन अंडर रूट आर जी है ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। अभी जो फ्रिक्शन यहाँ पे होती है वो फ्रिक्शन को रिलायबल फ्रिक्शन नहीं होती। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और टर्न बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा तो फ्रिक्शन जो है वो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगी। कीप इन योर माइंड, ये बात अपने दिमाग में रखें आप लोग कि जब भी अगर बहुत ज़्यादा शार्प टर्न आ जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड ही ना करे, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये वहाँ पर होल्ड नहीं करेगी। क्लियर होगी बात। अब हम देखते हैं कि मोशन ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड, यहाँ पे अनबैंक्ड रोड की बात की, यहाँ पर हम बैंक रोड की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये फिनोमिना बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है। बैंकिंग ऑफ रोड्स का फिनोमिना दरअसल कुछ इस तरीके से है कि रोड के ऊपर एक सर्टन ऐसी जगह आ गई, एक सर्टन ऐसा टर्न आ गया शार्प, जहाँ पे जो आउटर एज ऑफ द रोड है वो हमने स्लाइटली हायर रख दिया और जो इनर एज है उसको स्लाइटली लोअर रख दिया। कुछ इस तरीके की सरफेस बन गई यहाँ पे। इस तरीके के फिनोमिना को हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं और ये नॉर्मल रूटीन के अंदर मोस्टली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हमारे रोड्स के ऊपर कुछ शार्प टर्न आता है तो वहाँ पे जो आउटर एज है उसको हम थोड़ा सा उठा के रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सी वो वेलोसिटी है जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देगी, ऑप्टिमम वैल्यू देगी कि जिसके ऊपर रहते हुए हमारी जो गाड़ी है, जो बाइक है, जो मोटरसाइकिल है वो सेफली वहाँ से टर्न लेके चली जाएगी। तो इस पर्पज़ के लिए ये मैंने एक अनबैंक्ड रोड के आपके सामने शेप बना दी। ये आप यूँ समझ लें कि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैंक हुआ है, सॉरी अनबैंक की मैंने कह दिया, पहले बैंक्ड हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इस पॉइंट के ऊपर गाड़ी है तो यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है और जो इसके बिल्कुल ऊपर वाला कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट है और उसको हमने n कॉज ऑफ थीटा से डिनोट किया। यहाँ पे इस कंपोनेंट को हमने n साइन थीटा कह दिया और यहाँ पे थीटा बन रहा है। अब होगा क्या कि n कॉज ऑफ थीटा mg से कैंसल आउट हो जाएगा। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें चाहिए यहाँ पर बॉडी को पाथ के अंदर बेंड करने के लिए वो हमें n साइन थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा और यहाँ से हम टेंजेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, वो निकलेगा v स्क्वायर ओवर आर जी। और बैंकिंग एंगल मतलब वो एंगल जिसके ऊपर गाड़ी बैंक हो रही है, बैंकिंग का एंगल वो हमें निकलेगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ v स्क्वायर ओवर आर जी। और जो मैक्सिमम स्पीड आप कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वो होगी v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन ऑफ थीटा। ये होल्ड करती है गाड़ियों के लिए भी बात भी, और जो साइकिलिस्ट होते हैं रेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बाइक्स होती हैं, मोटर बाइक्स होती हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ होल्ड करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपके पास एक कॉनकेव ब्रिज होता है और एक कन्वेक्स ब्रिज होता है। कनकेव ब्रिज और कन्वेक्स ब्रिज में जो हमने सेंटीपिटल फोर्स निकालनी होती है वो ज़रा देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे mv स्क्वायर डिवाइड बाय v मैंने कर दिया, ये r होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कनकेव ब्रिज का केस। इस सूरत में ये हमारे पास गाड़ी ये कनकेव ब्रिज में मूव करती हुई जा रही है, इस डायरेक्शन में इसका वेट का कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इसका mg कॉज ऑफ थीटा होगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी। तो इस सूरत में जो सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो बेसिकली r माइनस एम जी कॉज ऑफ थीटा होगी। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे कि कनकेव ब्रिज का कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा तो ये फार्मूला हम हिट करेंगे। और अगर कन्वेक्स ब्रिज हमारे पास आ जाता है तो इस सूरत में ये वेट का कंपोनेंट है, यहाँ पे एम जी कॉज ऑफ थीटा है, यहाँ पे रिएक्शन है और ये सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ थीटा माइनस आर, यानी कि वो आर माइनस एम जी कॉज ऑफ थीटा और ये हमारे पास होती है एम जी कॉज ऑफ थीटा माइनस आर। अब हमारे पास आगे आ जाती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कि हम अपने आखिरी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी एक ऐसी मोशन जो कि वर्टिकल सर्कल के अंदर हो रही है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती क्या है। दरअसल किसी भी बॉडी की एक ऐसी मोशन जिसमें आपने उस बॉडी को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास पत्थर ही है और आपने एक पत्थर को स्ट्रिंग के साथ बांध दिया और बजाय आप उसको
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाने के आप उसको वर्टिकल डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाई गई है कि ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है, ये बॉडी का रेफरेंस पॉइंट है, मरकज़ है। इस साइड को हमने ए कह दिया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अब यहाँ पे आपने समझ लें कि आपने बॉडी को टाइड किया हुआ है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी बॉडी है, जिसको मैंने स्टोन का नाम दिया हुआ है, पत्थर का नाम दिया हुआ है, ये आपकी बॉडी है जी। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये इसका mg cos ऑफ थीटा कंपोनेंट होगा, ये इसका mg sin ऑफ थीटा का कंपोनेंट होगा और ये इसका mg का कंपोनेंट होगा। सिंपल जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमने cos ऑफ थीटा और sin ऑफ थीटा का कंपोनेंट रिजॉल्व किया। अब ये इसका वेट का कंपोनेंट है, ये mg cos ऑफ थीटा का कंपोनेंट है और ये mg sin ऑफ थीटा का कंपोनेंट है। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले ये है कि जो स्पीड होती है इस पत्थर की, यानी कि जिसको मैंने रस्सी के साथ बांधा और फिर मैं उसको वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव करवा रहा हूँ, ये जो स्पीड होती है ये समझ लें कि कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, ये वेरिइंग स्पीड होती है। अब ये स्पीड चेंज कैसे होती है कि जब बॉडी लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे जाती है, ये लोएस्ट पोजीशन ए है और ये बी हाईएस्ट पोजीशन है, तो जब बॉडी लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर जाएगी तो बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं ना। पहले आप ए पे थे, वो एक लोअर पॉइंट के ऊपर था, अब आप बी पे चले गए जो कि हायर देन ए है, और इसका मतलब ये कि आप ग्रेविटी से और थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख के भी बता दी गई कि स्पीड डिक्रीजेज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट पोजीशन। एक बात, दूसरा जो बॉडी की स्पीड होती है वो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर मिनिमम होगी और ये जो लोएस्ट पोजीशन होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो टेंशन क्या होगी, टेंशन इसका ऑपोजिट है कि जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है आपकी वो मिनिमम है और जो आपका लोएस्ट पॉइंट है वहां पर आपकी जो टेंशन है वो मैक्सिमम है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया कि टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर टेंशन सबसे कम होगी, बॉडी दोबारा से वापस आना पसंद करेगी, और जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पे जो आपकी टेंशन होगी वो मैक्सिमम होगी। अब अगर आप सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर क्या होना चाहिए कि जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर टी है इसको या ग्रेटर होना चाहिए जीरो से या इक्वल होना चाहिए जीरो के। मतलब ये जो आप टेंशन बॉडी को मूव करवाते हो, यहाँ पे जो टेंशन है उस टेंशन को या तो जीरो के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब बॉडी वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव करवाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग इसका मतलब है स्ट्रिंग शुड नॉट एंड शुड रिमेन टाइट होनी चाहिए, इतनी टाइट होनी चाहिए आपकी स्ट्रिंग कि आप बॉडी को आसानी से यहाँ पर मूव करवा सकें। अब सर्कुलर मोशन के लिए हमने कंडीशन यहाँ पे बता दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है। और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके आपकी जो टेंशन है वो मिनिमम है, मिनिमम का मतलब है कि आपकी जीरो हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, mv स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने कह दिया कि पॉइंट ए के ऊपर ये हिसाब किताब है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वी एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी ए और बी के ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पॉइंट बी के ऊपर जो वैल्यू आएगी, ये जो हमने आपका हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे इसकी वैल्यू अंडर रूट आर जी में आ जाएगी। ठीक है, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी में आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर आप एम जी कॉज ऑफ थीटा के कंपोनेंट्स को रखते हुए डेरिवेशन में जाने की आपको जरूरत नहीं, आप बस याद रख लें सिंपली कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अंडर रूट आर जी है, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर अंडर रूट 5 आर जी है और दरमियान में अंडर रूट 3 आर जी होती है। स्पीड किस चीज़ की स्पीड, बॉडी की स्पीड, किस बॉडी की स्पीड जो कि वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव करवा रही है। ये चीज़ आपने याद कर लेनी, ये तीन बातें। अब उसके बाद इन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एक्सेलरेशन आपको पता है क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि वी स्क्वायर, जिस पॉइंट के ऊपर आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, अगर आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा सिंपली। तो आप वी स्क्वायर को आर के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये वाला जो फैक्टर है आपका ये आर से डिवाइड हो जाएगा तो आपको जी मिलेगा। इसी तरीके से पॉइंट बी, यानी कि आपका हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो वो 5g होगा। और अगर आप इसका मतलब है यहाँ पे जो आप ग्रेविटी की वैल्यू पहले से ज़्यादा इंक्रीज करवा रहे हैं, और एक्सेलरेशन जो पॉइंट सी के ऊपर आप देखेंगे वो आपका एक्सेलरेशन होगा 3g। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू से एमसीक्यूज आ जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, और वेलोसिटी की वैल्यू से वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है,
इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी वर्टिकल सर्कल की निकाल सकते हैं, जिसकी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको रेज़निक, हैलिडे और क्रेन की बुक, एचआर के या आरएचके की बुक से आप ज़रूर इसको देखिएगा कि ये कहाँ से आपको ये चीज़ मिलती है। या इसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स की बुक से भी ये जो वर्टिकल सर्कल है इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बल्कि आपको पढ़ना भी चाहिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बेसिक वो क्लियर हो जाए और जो बातें मुझसे स्किप हो गई हैं वो आपकी स्किप ना हो। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के अंदर ब्रीफली सारी चीज़ों को रिवाइज़ किया, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ को डिस्कशन में लेके आए। इंशाल्लाह हम इन सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं, नेक्स्ट वो पाइपलाइन के अंदर हैं, तो उनके ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्द वो वीडियोज़ आना शुरू हो जाएँगी उसके ऊपर भी। तो वो हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और हर फार्मूले का आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। अभी तक कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सिलसिला 1, 2, 3, 4 वीडियो तक रुक जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी का ये जो सिलसिला है, ये सारे बीएससी के कोर्स को, सारे एमएससी के कोर्स को, जो पीपीएससी, एफपीएससी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको इंशाल्लाह ज़रूर ही कवर करेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और तौफ़ीक दे। और उसके बाद ना सिर्फ हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाएँगे, बल्कि पूरे का पूरा आप लोगों से मटेरियल भी शेयर किया जाएगा। एक गूगल ड्राइव मैं बना रहा हूँ स्पेशल, जिसके अंदर हमारी अकेडमी तमाम के तमाम उस डाटा को फ्री पुट करेगी, जो कि डाटा आप लोगों को रिक्वायर होता है। ठीक है? नोट्स की फॉर्म में, बुक्स कह लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कह लें। और इसके अलावा हमारी जो अकेडमी है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो 7-8 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, और बेसिक्स ऑफ लेज़र, इनके मुतालिक भी इंशाल्लाह हम 2-2 3-3 लेक्चर्स के अंदर आपकी प्रिपरेशन करवाएँगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आज से सब्सक्राइब करते हैं, तो इंशाल्लाह जुलाई के एंड तक, जून के एंड तक आपका जो सिलेबस है वो सारा कवर हो जाएगा, और जो नेक्स्ट सीट्स आपकी आती हैं, आप उन तक अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, अगर आपकी प्रिपेयर करने की आदत बन जाती है तो। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।